हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अश्विन मालवारिस पर। इस वीडियो में हम 10 मिनट में 7वां संविधान संशोधन के मुख्य संशोधनों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जब बना तो उस समय हमारे 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। लेकिन जब फजल अली आयोग का गठन हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उसने इनको दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेट्स और यूटी में, जो आज भी अपनी हैं। तो इन्होंने जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनाए गए। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज़ जो है कि 3 यूटीज़ जो हैं वो आज के टाइम में स्टेट बन चुकी हैं, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। और उस समय सिर्फ 3 यूटीज़ जो आज भी यूटीज़ हैं, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप एंड मिनिकॉय। उस समय ये नाम था, बाद में इस नाम को चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। खैर, अब देखते हैं इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ में इसको कन्वर्ट किया गया। अब देखिए, जो पार्ट सी स्टेट थे वो पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का 8वां भाग थे, और जो पार्ट डी स्टेट्स थे वो संविधान के भाग 9 में वर्णित थे। अब चूंकि ये पार्ट सी और पार्ट डी हटा गया तो इसका तो नाम चेंज करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया पार्ट 8 का, और जो 9वां पार्ट था उसको रिपील कर दिया यानी उसको हटा दिया गया। अब ये जो हटाया गया पार्ट है इसको फिर 73वें संविधान संशोधन में फिर से रिवाइव किया गया और इसका नाम पंचायती राज रखा गया। तो आज हमें 9वां भाग दिखता है पंचायती राज। पहले पार्ट 9 पार्ट डी स्टेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसको रिपील किया गया 7वें संविधान संशोधन से, और 73वें में फिर से उसको पंचायती राज से जोड़ दिया गया। और एक अनुच्छेद 131 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 131 आपको पता है मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। इसमें यह किया गया कि संविधान के लागू होने से पूर्व की संधियों पर सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा। यानी संविधान के लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई संधि की गई है राज्यों के बीच में, तो उन पर अनुच्छेद राज्य और केंद्र के बीच में, तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है वो इन मुद्दों पर लागू नहीं होगा। आपको पता है कि अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच में या दो राज्यों या अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद है उन पर सुनवाई करता है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए इसको मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, ओरिजिनल। अब अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो नियुक्त किया जा सकता है। अब चूंकि अब ऐसा अगर व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होगा, तो अनुच्छेद 158 में क्लॉज 3 ये जोड़ की व्यवस्था की गई कि ऐसे राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्यों में किस तरह बांटे जाएंगे, ये राष्ट्रपति तय करेंगे एक आदेश के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 171, देखिए विधान परिषद, आपको पता है एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। विधानसभा की तो मिनिमम स्ट्रेंथ है 60 और मैक्सिमम है 500। विधान परिषद की मिनिमम है 40 और 1/3। लेकिन 7वें संविधान संशोधन से पूर्व इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, अधिकतम सीमा विधान परिषद की, वो 1/4 थी, 1/4 थी, जिसको बढ़ा करके 1/3 कर दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान है, हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद हमारे सिर्फ 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और 2 और राज्यों में। लेकिन इस लिमिट को चेंज किया गया 1/3। जैसे अगर मान लीजिए राजस्थान में अगर विधान परिषद बनानी हो, तो इसका प्रोसेस भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो क्या होगा, राजस्थान विधानसभा को 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास करना होगा कि हमें विधान परिषद बनानी है, और इस बिल को पार्लियामेंट को भेजा जाएगा, और पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से यानी साधारण बहुमत से अगर ये पास कर देती है तो राजस्थान में विधान परिषद बन जाएगी। लेकिन अब राजस्थान की विधान परिषद की मैक्सिमम यानी अधिकतम सीमा क्या होगी, तो विधानसभा की सीमा क्या है 200, इसका 1/3 करिए 66। अगर मान लो 7वां संविधान संशोधन नहीं हुआ होता तो शायद 200 × 1/4 फिर से 50 हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि 1/3 कर दी गई है तो 66, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 200 अनुच्छेद 220 में अनुच्छेद लिखा नहीं है, देखिए अनुच्छेद 220 में ये व्यवस्था की गई। पहले क्या था कि हाईकोर्ट का अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, लेकिन अनुच्छेद 220 में अमेंडमेंट करके ये किया गया कि हाईकोर्ट का जो जज है जो रिटायर हो गया वो सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाईकोर्ट, जिस हाईकोर्ट से वो रिटायर हुआ वहाँ नहीं, उसके अलावा अन्य हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये अनुच्छेद 220 में प्रावधान किया गया।
अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य ये राष्ट्रपति कर सकता है। हाई कोर्ट में ये प्रावधान किया गया और ये अतिरिक्त यानी एडिशनल जज जो है उसका मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड हो सकता है वो 2 साल हो सकता है। और जो कार्यवाहक है वो तो जब तक जिस न्यायाधीश की जगह वो आया है वो जैसे ही वो न्यायाधीश अपना काम वापिस से संभाल लेगा तो इस कार्यवाहक न्यायाधीश अपनी पद से मुक्त हो जाएगा। अब फिर एक प्रावधान किया गया कि संसद विधि द्वारा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित कर सकती है, अनुच्छेद 230। और अनुच्छेद 231 में व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा न्यायालय यानी कॉमन हाईकोर्ट बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 8 का नाम चेंज करके केंद्र शासित प्रदेश किया गया, पार्ट 9 को हटाया गया, 73वां संशोधन पंचायती राज। अनुच्छेद 240 की भाषा को चेंज किया गया, जिसमें राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति व अच्छी सरकार के लिए नियम बनाएगा। तो 241A 241B। अब देखिए ये मैंने ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक मिनट शायद RS 2018 में एक प्रश्न आया था प्री में, जिसमें इन्होंने मेल करने को लिखा था, जिसमें लिखे हुए थे 241A सॉरी 241A, फिर सामने केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखा हुआ था 241B 241C और सामने मिलान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए थे, इसलिए मैंने लिखे हैं 241A अंडमान निकोबार है, 241B लक्काद्वीप मिनिको एंड अमीन द्वीप आइलैंड है जिसको बाद में लक्षद्वीप किया गया, 241C दादरा नगर हवेली है, क्योंकि आपको पता है दादरा नगर हवेली बाद में भारत का हिस्सा बनी है 10वें संविधान संशोधन से, क्योंकि पहले इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, फिर अब अनुच्छेद 258 है। अब इसको समझने के लिए समझते हैं। जैसे पहले ये प्रावधान था कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कोई कार्यपालिका का कोई कार्य जो कि यूनियन के क्षेत्राधिकार में आता है वो अगर स्टेट्स को सौंपना हो, राज्य को, तो प्रेसिडेंट सौंप सकता है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, राज्य की सहमति से। पर ऐसा प्रावधान राज्यों के लिए नहीं था, तो अनुच्छेद 258 में ये प्रावधान राज्यों के लिए जोड़ा गया, यानी अब गवर्नर, राज्यपाल, यूनियन यानी संघ की सहमति से राज्य के क्षेत्राधिकार का कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव कार्य वो केंद्र को सौंप सकता है। तो ये प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350B। देखिए अनुच्छेद 350A को माना जाता है कि ये एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि पार्ट 4 के यानी जो पार्ट 4 हमारे जो DPSP हैं उसके बाहर जो कुछ 2-3 डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को, उनमें से एक ये भी है। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देना है, इसकी सुविधाएं करनी है और राष्ट्रपति इस संबंध में निर्देश भी दे सकता है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन राज्य या लोकल अथॉरिटी उसको उसकी ये ड्यूटी, उसका एक कर्तव्य है कि वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश की व्यवस्था करे, सुविधा करे, और राष्ट्रपति इस संबंध में किसी स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश भी दे सकता है। और अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम शायद 42वां संविधान संशोधन, फिर 44वां संविधान संशोधन, जो बड़े बड़े संविधान संशोधन है जो कि RS मेंस में 5 नंबर में आ सकते हैं, वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। और इसी के साथ इसमें जो रिलेटेड पॉलिटी के प्रावधान थे वो भी मैंने साथ साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।